नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास शो मुद्दे की बात में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में भारत को 189 देशों में 131वां स्थान मिला है। पहले भारत 129वें स्थान पर था। 2019 में भारत की 2 अंकों का और भी उसे नुकसान हो गया। बड़ी बात यह है कि यह सूचकांक कोरोना काल से पहले का है। पिछले साल यानी कि 2019 में दुनिया भर के देशों में मानव विकास की स्थिति पर जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 131वें पायदान पर पहुंच गया है। इससे पहले यानी कि 2018 में भारत 129वें स्थान पर था। इसका मतलब यह है कि मानव विकास सूचकांक में भारत 2 पायदान और नीचे चला गया है। यह रिपोर्ट 2018 से 2019 की है, यानी कि कोरोना वायरस का संकट शुरू होने से पहले के हालात यह रिपोर्ट दिखाती है। आप खुद देखिए, इस रिपोर्ट की बारीकियों को समझिए। स्वास्थ्य, शिक्षा और लाइफस्टाइल के मामले में पड़ोसी देश श्रीलंका और भूटान हमसे कहीं बेहतर हैं। 2020 के मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दुनिया के 189 देशों में भारत को 131वां स्थान मिला है। पिछले साल भारत 129वें पायदान पर था, यानी इस साल भारत 2 पायदान नीचे खिसक गया है। संयुक्त राष्ट्र ने ये रिपोर्ट जारी की है। मानव विकास सूचकांक किसी देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन के स्तर को मापता है। लिस्ट में नॉर्वे सबसे ऊपर है। इसके बाद आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और आइसलैंड है। वहीं भारत के पड़ोसी श्रीलंका और चीन क्रमशः 72वें और 75वें स्थान पर हैं। जबकि बांग्लादेश 133, म्यांमार 147, नेपाल 142, पाकिस्तान 154 और अफगानिस्तान 169वें नंबर पर सूची में है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में भारतीयों की जीवन जीने की संभावना 69.7 साल थी, जबकि बांग्लादेश में 72.6 और पाकिस्तान में 67.3 साल थी। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के रेजिडेंट प्रतिनिधि शोको नोडा ने कहा, भारत की रैंकिंग में गिरावट का यह मतलब नहीं कि भारत ने अच्छा नहीं किया, बल्कि इसका मतलब यह है कि दूसरे देशों ने बेहतर किया है। नोडा ने कहा कि भारत दूसरे देशों की मदद कर सकता है। उन्होंने कार्बन उत्सर्जन कम करने के मसले पर भारत की तारीफ भी की। रिपोर्ट में कहा गया कि पेरिस समझौते के तहत भारत ने कार्बन उत्सर्जन कम करने की प्रतिबद्धता जताई है। हालांकि भारत में आदिवासी समुदाय के बच्चों में कुपोषण सबसे ज्यादा मिला है। भारत में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 2018 में $6,829 थी, जो 2019 में घटकर $6,881 हो गई, यानी एक साल में करीब $200 की कमी हुई है। ध्यान रहे, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का मतलब औसत आय है। इसमें मुकेश अंबानी की आय भी शामिल है और उस किसान की आय भी शामिल है जिसको सम्मान निधि के नाम पर केंद्र सरकार 17 रुपए रोजाना दे रही है, और उस गरीब की आय भी शामिल है जो सरकार से मिले 5 किलो अनाज पर गुजारा कर रहा है। इस लिहाज से ये बहुत चिंताजनक आंकड़ा है, क्योंकि हाल ही में आई रिपोर्ट से जाहिर हुआ है कि देश के चुनिंदा अमीरों, जिनमें अंबानी, अडानी मुख्य रूप से शामिल हैं, उनकी संपत्ति बेतहाशा बढ़ रही है।
जिसकी वजह से देश में असमानता का स्तर बढ़ा है। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, लाइव टुडे। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में भारत को 189 देशों में 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। इससे पहले 129वें स्थान पर था, यानी कि 2 पायदान हम एक साल में और नीचे चले गए हैं। क्या कारण है इसके? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें इंक्लूड होती हैं, आपकी जीडीपी भी इंक्लूड होती है, विकास के नाम पर स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीजें भी इसके अंदर आती हैं। तो ऐसे में बाकी जो देश हैं वो हमसे बेहतर प्रदर्शन कैसे कर पा रहे हैं, हम कहीं पीछे क्यों छूटे जा रहे हैं, इसको लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर भूपेंद्र तिवारी जी जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं। अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। अजय सिन्हा हमारे सहयोगी हैं, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या वजह है, क्योंकि रिपोर्ट में साफ तौर से कहा गया है कि ऐसा नहीं है भारत ने काम नहीं किया, लेकिन अन्य देश हैं जो बेहतर काम कर पा रहे हैं, हम कहां पर छूट रहे हैं पीछे? सबसे पहले मैं बात करूंगा मूलभूत सुविधाएं, जो शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें हैं, हम अपने आप को देख पा रहे हैं, क्या सुधार की जरूरत महसूस हो पा रही है? जी हाँ, देखिए यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मानव विकास सूचकांक 3 आयाम पर चलता है। एक तो है आपका प्रति व्यक्ति आय, दूसरा है जीवन का स्तर और तीसरा है शिक्षा का स्तर। शिक्षा के स्तर में 2015 के पहले हम लोग लेते थे प्राथमिक शिक्षा का स्तर और एडल्ट लिटरेसी रेशियो, जिसको हम प्रौढ़ साक्षरता कहते थे। अभी हमने जो लेना शुरू कर दिया है वो प्रौढ़ साक्षरता को अब हमने किनारे कर दिया है, क्योंकि अब हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है। तो अब हमने शिक्षा का स्तर लेना शुरू कर दिया है, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या व्यावसायिक शिक्षा हो, किसी को भी हो, हम शामिल करते हैं इसमें। तीसरा जो महत्वपूर्ण पैमाना है हमारा जीवन प्रत्याशा, वो जीवन प्रत्याशा हमारा एक पैमाना है, और दूसरा प्रति व्यक्ति आय। अब अगर हम वर्तमान की बात करें तो एक चीज बहुत ध्यान माइन्यूटली देखिएगा, अगर को देखिए, हमारा जो सूचकांक है वो 0 to 1 के बीच में होता है, और इस 0 to 1 के बीच में जो हमारी सूचकांक वैल्यू है वो है 0.645। पिछली साल ये वैल्यू थी 0.647। आप उम्मीद कर सकते हैं 0.002 का डिफरेंस है। 0.002 के डिफरेंस से हम 2 पायदान नीचे खिसक गए। आप समझ सकते हैं, ये इसकी गंभीरता को समझिए। अच्छा, ये आया क्यों? 3 हमने बात किया था। जीवन प्रत्याशा में हमारे में सुधार दिखती है। जीवन प्रत्याशा पिछला जो था उससे आप देख लीजिए 69.7 ईयर पर ईयर हमारा बढ़ गया है। प्रति व्यक्ति आय में हमारे कमी आई है, जो $6,829 प्रति व्यक्ति आय 2018 में थी, वो प्रति व्यक्ति आय घट करके $6,681 प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद हमारा सकल घरेलू आय हो गया है 2019 में। इसका ग्रोथ रेट को अगर देखिए, हमारा ग्रोथ रेट का जो ट्रेंड 2015 से लेकर के 2018-19 के बीच में चला है, थोड़ा सा ट्रेंड ग्रोथ रेट का कम रहा है। कोरोना के पहले भी हमारे ग्रोथ रेट की प्रेडिक्शन जो थी वो 5-5.5% थी, 7.5% से घट करके हम 5.5% के आसपास आ गए। तो अभी जो आपको गिरावट दिख रही है ये 2019 में, कोरोना का इसमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये 2019 की रिपोर्ट है और ये दिसंबर में जारी होती है, तो अमूमन ये जनवरी से लेकर के और नवंबर तक की रिपोर्ट, इसमें आंकड़े शामिल किए जाते हैं। तो इंडेक्स वैल्यू में हमारे बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है, थोड़ी सी वैल्यू जो कमी हुई है वो है हमारे प्रति व्यक्ति आय में। बाकी दूसरे देश जैसे हमारे श्रीलंका की बात कर लीजिए, श्रीलंका हमसे बेहतर हमेशा करता रहा है और हमेशा वो हमसे अंडर 100 में रहा है। हमने भी 2015 के पहले एक बार 115वां स्थान प्राप्त किया था, लेकिन 2015 के बाद हम 129, 130, 129 ऐसे ही रहे हैं, लगातार रहे हैं। लेकिन 1980 जब ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रोफेसर महबूबुल हक ने रूप ये दिया गया था, ये इसका कॉन्सेप्ट प्रोफेसर महबूबुल हक जो है पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने दिया था। तो जब 1981 में इसका पहले 1981 में जब इसका पहले आया था, उस समय ये इंडेक्स
तो उस समय की अगर हम वैल्यू को देखें तो से लेकर के अब में जस्ट डबल का, यानी जो उस समय 0.0329 पर हुआ करता था हमारा इंडेक्स वैल्यू, आज हम इंडेक्स वैल्यू है 0.645। यहाँ पर ओवरऑल पॉपुलेशन और तमाम तरह की चीजें भी इंक्लूड होती हैं। अरविंद जी, आप किस तरह से देख पा रहे हैं? सर, आता हूं मैं आपके पास। अरविंद जी, आप किस तरह से देख पा रहे हैं इस सूचकांक को? और भारत 2 पायदान अगर नीचे गया है तो क्या कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी नजर आती है, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं? बिल्कुल हिमांशु जी, इसको 2-3 संदर्भों में समझना होगा। सरसरी निगाह डालिए तो स्पष्ट हो जाता है कि विकास की रफ्तार धीमी और सुस्त है, और विकास का जो चहुमुखी विकास का नारा दिया जा रहा है उसका पहिया रगड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल जो है पूरा जो है रिपोर्ट तैयार किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जो है इनकम है। अब देखिए, स्वास्थ्य का संबंध सीधे पोषण से होता है। भारत में पोषण की क्या स्थिति है कि 21% जो देश के बच्चे हैं वह कुपोषण के शिकार हैं। एशिया प्रशांत में 50% बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं, जिसमें सर्वाधिक संख्या जो है भारत की है। भारत की पोषण के मामले में क्या स्थिति है आप देखिए, इसका करीब जो है 15 करोड़ बच्चे जो है वेस्टेड है, यानी उनकी 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनका वजन जो है जो होना चाहिए नहीं है। अभी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जो आया है 2020 का, उसमें 107 देशों में भारत की स्थिति जो है 94 है। यानी जो है हम लोगों से जो है नाइजीरिया, रवांडा देश जो है वह जो है केवल नीचे है, बाकी दुनिया के देश सबसे ऊपर है। देखिए, भारत में स्वास्थ्य का हालत, यानी जो सरकार की योजनाएं हैं लोगों को अन्न देने की, सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो रही है। ब्रिटेन एक साल में जितना भोजन उपभोग कर हम लोगों के यहाँ देश में बर्बाद होता है, बावजूद लगभग जो है 40% जनता जो है उनके पास भोजन नहीं मिल पाता है। यानी 50,000 करोड़ का भोज्य पदार्थ नष्ट हो जाता है, लेकिन क्रियान्वयन के अभाव में जो है लोगों तक नहीं पहुंचता। ये तो स्वास्थ्य का आलम है। यानी आप कह सकते हैं कि स्वास्थ्य की स्थिति जो है विफल है। यहाँ की जो नीतियां हैं कहीं ना कहीं जो है वह क्रियान्वयन उसका नहीं हो रहा है। शिक्षा की हम बात करें, आप देखेंगे कि 2 साल पहले जो प्रथम की रिपोर्ट आई थी उसमें प्राइमरी के बच्चे जो हैं वो 2 से 4 का जो जोड़ और घटाना होता है वो नहीं जानते हैं। सकल दाखिला अनुपात जो 30% जो है एक अरसे से हम लोग चाहते हैं कि उसको हासिल कर लें, आज तक हासिल नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है? शिक्षा पर 6% खर्च होना चाहिए, आज की स्थिति में 4% भी खर्च नहीं हो रहा है। देश में देखिए, सकल दाखिला अनुपात पाने के लिए कम से कम 800 विश्वविद्यालय और 35,000 कॉलेज होना चाहिए। भारत में 1% भी रिसर्च नहीं होता है, यह स्थिति है। अब आ जाइए इनकम में। इनकम की हालत यह है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट की मैं हवाला दे रहा हूं कि भारत के 65 करोड़ लोग, यानी 50% जो आबादी है उसके बराबर है। अब इस आर्थिक विषमता के आधार पर आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। कैपमेजिनी की रिपोर्ट आई थी, उसने कहा था कि भारत में हर साल जो है 20% जो है लोग, जो उद्योगपति लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके जो इनकम है उसमें ग्रोथ हो रहा है, लेकिन जो देश की सामान्य आबादी है, जनता है, वो कहीं ना कहीं जो है वो कर्ज की विषमता में फंस रही है। तो स्वाभाविक रूप से जब तीनों आयामों पर जो बातें रखी हैं, मैं भी वही बात कहना चाह रहा था। अजय, देखिए, सवाल तो यही है ना कि दिक्कतें हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? हम शिक्षा की स्थिति देख लें, हम स्वास्थ्य की स्थिति देख लें, पर कैपिटा इनकम पर भी जाते हैं तो उसमें अंबानी की भी चीजें जुड़ती हैं। तो ऐसे में पर कैपिटा इनकम अगर हमारी बढ़ भी रही है, अगर अच्छी स्थिति में भी है, तब भी हम ये नहीं कह सकते कि ये देश जो है उन्नति कर रहा है। जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट का भी जिक्र किया जा रहा था, 1% लोगों के पास अगर 72% दौलत है, तो फिर जो बाकी 99% लोग हैं उनके लिए तो दिक्कतें हैं ना। वो किस तरह से अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, बड़ा सवाल है। देखिए, हमारे देश में सबसे तय करने के लिए जो भी चीजें अपनाते हैं उनका तरीका ही गलत है। अगर हम साक्षरता की बात करते हैं तो कहते हैं कि जो बस अपने हस्ताक्षर कर लेता है वही साक्षर है। इसके अनुसार हम लोग आंकड़ा निकाल लेते हैं कि हमारा इतने प्रतिशत जो है हमारी जनसंख्या जो है वो साक्षर है, जबकि जो असलियत होती है वो अलग होती है। अब जो प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय में अगर मेरी आय जुड़ी हुई है, किसान की आय जुड़ी हुई है, मजदूर की आय जुड़ी हुई है, तो अंबानी की भी आय जुड़ी हुई है। जैसा कि जय तिलक जी ने बताया कि कुछ उद्योगपति ऐसे हैं जिनके पास लगभग 65 करोड़ लोगों के बराबर की संपत्ति कुछ उद्योगपतियों के पास है। तो जब प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं तो वैसे ही उसमें इतनी असमानता हो जाती है कि उनकी भी जो अंबानी और अडानी की आय होगी वो भी लगभग सब में बराबर अनुपात में बांटी जा रही है। तो ऐसा है नहीं, वो जेब में लोगों की तो आय है नहीं उतनी,
है वो किसी मतलब कुछ जो कम लोग हैं उन्हीं के पास होल्ड है। देखिए जब से 1980 से जब से ये मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी ने निकालना शुरू किया तब से हम देखें तो सिर्फ भारत की बात करें तो भारत तो लगातार पिछड़ी रैंकों में रहा ही है, लेकिन यही रही है सब अधिकतर जो देश हैं एशिया के वो सब पिछड़े रहे हैं। वहीं नॉर्वे की बात करें, ऑस्ट्रिया की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें तो इन लोगों की रैंक अच्छी रही है। और सिर्फ मानव विकास सूचकांक में नहीं, भूख सूचकांक की भी बात कर लें तो भूख सूचकांक में 107 देशों में हमारा 94वां स्थान है। और वहीं हम प्रसन्नता सूचकांक की बात कर लें तो 156 देशों में हमारा जो है 144वां स्थान है। तो हम लोग हर कोई भी अगर सूचकांक हम लोग यूनाइटेड नेशंस का उठाएंगे तो ये पाएंगे कि हम लोग लगातार पिछड़ी रैंकों में बने रहे हैं। और जो हमारे पड़ोसी देश हैं, अगर हम भूटान जैसे देश की बात कर लें, श्रीलंका जैसे देश की बात कर लें तो वो हमसे बेहतर स्थिति में रहते हैं। चीन जो अगर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो चीन की पॉपुलेशन हमसे भी ज्यादा है, लेकिन वो हमसे लगभग दुगनी अच्छी स्थिति में रहता है। तो ये हम लोग को सोचना होगा कि जो हमारे यहाँ मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे स्वास्थ्य की बात करें हम, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे हम बुनियादी सुविधाओं की बात कर लें, वो हमारे यहाँ कितनी। आप स्वास्थ्य की बात कर लें तो देखेंगे कि स्वास्थ्य के मामले में भारत जब से आजाद हुआ तब से इस मामले में काम किया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो इसकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। शिक्षा की बात कर लें तो जो हमारे यहाँ प्राथमिक स्कूल हैं वहां कुछ राज्यों में अगर देखा जाए तो स्थिति बेहतर है, लेकिन अधिकतर राज्यों में स्थिति से बदतर है। बच्चों को पढ़ने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं, लाइटें होती हैं, कुर्सियां मेजें होती हैं बैठने के लिए, वो सब नहीं है। खाने की व्यवस्था नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं है। पीने के लिए आप पानी को उठा के देख लीजिए कि भारत में पानी की जो सप्लाई है वो कितनी गंदी होती है, कितना गंदा पानी लोग पीने को मजबूर है। तो कई चीजें, अगर आप अभी बात हुई थी वायु प्रदूषण की बात हुई थी, ध्वनि प्रदूषण की बात हुई थी, तो भारत इसमें भी बहुत आगे है कि वायु प्रदूषण भी भारत में बहुत ज्यादा है। अभी आपको बता रहा हूं कि इंग्लैंड का एक मामला है जहां पर एक बच्ची की मौत हो गई और वायु प्रदूषण को, कोर्ट ने वायु प्रदूषण को ये जिम्मेदार बताया, वहां के प्रशासन को जिम्मेदार बताया कि वायु प्रदूषण के चलते उस बच्ची की मौत हुई है। तो सोचिए पश्चिम जो देश है वो छोटी चीजों पे काम कर रहे हैं, लेकिन भारत में अगर मानक तय करने की बात हो तो बड़ा हिला हवाली का रवैया अपनाया जाता है। साक्षरता की बात कर लें, चाहे शिक्षा जो है हम स्वास्थ्य की बात कर लें, तो बस ये देखा जाता है कि हाँ ऊपरी तौर से आडंबर युक्त चीजें बना दी गई है, लेकिन बेसिक चीजें अभी भी बहुत कमजोर है हमारी। बिल्कुल भूपेंद्र, अरविंद जी भी ये बात कह रहे थे कि जब हम योजनाओं की बात करते हैं तो योजनाएं तो बड़ी अच्छी लगती हैं ऊपर से, लेकिन उनका जब क्रियान्वयन नहीं हो पाता है तो इस तरह की परिस्थिति आती है। और जब सूचकांक तमाम तरह के अगर जब निकाले जाते हैं विदेशों से हो या फिर देश में भी कई तरह के सूचकांक जब सामने आते हैं तो स्थिति पता लगती है। तो एक रिपोर्ट ये भी आती है कि एशिया में सबसे करप्ट अगर कोई कंट्री है तो इंडिया है। तो ये जो क्रियान्वयन होना है उसकी स्थिति भी तो बहुत खराब है ना। तो ऐसे में हम सुधार कैसे कर पाएंगे? कौन सी इच्छा शक्ति आम आदमी के अंदर आ पाएगी, सामाजिक तौर पर आ पाएगी, राजनीतिक तौर पर आ पाएगी कि हम विश्वगुरु बनने का जो सपना देख रहे हैं वो पूरा कर पाएंगे? देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिए, पहले ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की जहां तक सर बात कर रहे थे जयतिलक जी, जो आपने एक पिक्चर सर पेंट किया है वो पिक्चर थोड़ा सा आप उसमें पॉजिटिव नजरिया लाइए। आप इसके वैल्यू को देखिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 आयाम को लेकर के चलता है, जिसमें से 2015 के पहले हमने इनरोलमेंट रेशियो को निकाल दिया है। पहली बात तो आप ये समझ, प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी 3 एजुकेशन लेते थे जो हमारा बैटेज रखता था A1/3, 2/3 उसमें एडल्ट लिटरेसी रेशियो उस समय रखा जाता था। जो हमारा वेटेज होता था उस वेटेज में 2/3 हम लेते थे एडल्ट लिटरेसी रेशियो और 1/3 लेते थे प्राइमरी ग्रास एनरोलमेंट रेशियो। उसका एग्जैक्ट फार्मूला ये मैं बता रहा हूं आपको। अभी हमने लेना शुरू कर दिया है नॉलेज लेवल, एकदम एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूं जो यूज करता है यूएनडीपी, नॉलेज लेवल। अब नॉलेज लेवल में यह डिफाइन किया जाता है कि कितने लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एजुकेशन ले रहे हैं। जो सिन्हा साहब ने कहा कि हम लिटरेसी मानते किसको हैं, तो लिटरेसी रेशियो का जो लिटरेसी कोई भी लिटरेट क्यों माना जाता है, तो उसकी डेफिनेशन है कि अगर कोई भी व्यक्ति समझ के साथ अपना नाम अपनी मातृभाषा में लिख और पढ़ सकता है, लिख सकता है और पढ़ सकता है, तो उसको हम लिटरेट मानते हैं। तो अब यहां पर जो लिया जाता है, यहां पर आप ध्यान दीजिए कि लिटरेसी रेशियो लिया गया है। लिटरेसी रेशियो में हम पीछे किसी भी नहीं है, आप पूरा इंडेक्स वैल्यू उठा करके देख लीजिए। जीवन प्रत्याशा जो आपने कहा चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट ये है, हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट एक है सर। भूपेंद्र जी एक चीज मैं इसमें इंक्लूड करूं
कि हम अगर 2 पायदान नीचे उतरे हैं तो हम ये ना देखें कि हम 2 पायदान नीचे उतरे हैं। अगर आप 131 पे हैं, पिछले साल आप 129 पे थे, तो 129 की परिस्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। यस, अब आप सही मुद्दे पर आ रहे हैं। 129 हो या 131 हो, 19-20 का फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर हम इतना पीछे हैं, हमसे 130 कंट्रीज आगे हैं। हमको इस बारे में देखना होगा। और पॉपुलेशन के मामले में सेकंड नंबर पर हम आते हैं। एक आपके बहुत बड़े जिले के बराबर छोटा सा देश है भूटान। मानव प्रसन्नता सूचकांक में ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स में वो सबसे टॉप पर रहता है हमेशा। नॉर्वे की इंडेक्स वैल्यू हमेशा टॉप पर रहती है। स्विट्जरलैंड हमेशा 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर पर शिफ्ट करता रहा है, बराबर। इंडेक्स वैल्यू में आपके कमी नहीं आई है। इंडेक्स वैल्यू में जो कमी आई है वो 0.002 का आया है। वो सिर्फ इसलिए है कि आपकी ग्रोथ रेट पिछले 2-3 सालों में गिरी है। हाँ, अब आप आइए कि 129 स्थान भी बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि उस 2018 में जाइए 130 स्थान पे थे। हम इसलिए 2019 में खुश हो गए कि अरे चलो वो 130 से हम 129 पर आ गए। लेकिन वैल्यू में बहुत मामूली सा अंतर हुआ था, तब भी हमारी वैल्यू केवल 0.23 बढ़ी थी। आप उसके पहले की वैल्यू उठा करके देख लीजिए, तब भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया था। कुल मिलाकर हमने अपने सुधार के लिए कुछ ज्यादा किया नहीं है, ये बात मान के चले। बिल्कुल, 5 साल में अगर 2015 के बाद लेकर के आप 2020 तक देखें तो ना तो हम पर कैपिटा इनकम में बहुत सुधार कर पाए हैं, ना तो हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बहुत सुधार कर पाए हैं। हाँ, अगर हम पिछले 20 साल का डेटा लें तो हम ये कह सकते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी 64.3 पर हुआ करती थी पर ईयर। आज की डेट में, यानी हम 2004-5 की बात कर रहे हैं, हम 2020 में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ करके 69.7 हो गई, यानी 5.3 ईयर की हम पिछले 15 साल में डिफरेंस ला पाए हैं। तो ऐसा नहीं है, डिफरेंस आया है, धीरे धीरे आएगा। और दूसरी बात यह है कि जो जैसे सैनिटेशन की बात कर लीजिए, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स 1 एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स 2, ये भी यूएनडीपी द्वारा जारी होता है। और इसमें हम लेते हैं कि सैनिटेशन, कितने लोग स्वच्छ पेयजल का उपयोग कर पाने में सक्षम है, कितने परसेंट लोगों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो पा रही है। तो इसमें हम कहीं भी फ्रेश वाटर या सैनिटेशन या और ये जो हमारा प्रोग्राम चला, इसकी कहीं पर हमारा वैल्यू नहीं ली जाती है, ना तो उसको हम कंसीडर करते हैं। ठीक है अरविंद जी, क्योंकि आप राजनीतिक पहलू बड़ी अच्छी तरीके से देखते हैं, जरा इस बात को समझाने का प्रयास करिए कि राजनीतिक तौर पर जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्या वो नजर आ रही? क्योंकि हम जब 131 या 129 की बात करते हैं, हम 129 या फिर हम कह रहे हैं कि अगर हम 100 नंबर पर भी होते तो भी हम क्या अच्छी स्थिति में होते? अपने आप को हम अच्छा मानते क्या? हम तब भी अच्छी स्थिति में नहीं होते। हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं, यह बात हमको माननी पड़ेगी। चुनावी मंच से खड़े होकर चाहे आप कोई भी बातें कर दीजिए। अरविंद जी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, सच को छुपाने का वही प्रयास करता है जिससे झूठ से उसका लाभ हो। अमूमन जो है, अजय जी ने बहुत सही बात कहा कि हम लोग जो है जैसे हस्ताक्षर करना, पढ़ लेना को ही हम लोग लिटरेट मान लेते हैं। कहीं ना कहीं जो है नाइंसाफी है। अगर इसी को लिटरेट मानेंगे तो पूरा भारत लिटरेट हो जाएगा। सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है कि जो मैंने पहले बात कहा कि जो योजनाएं तो सरकार बहुत सुंदर बनाती है। अब आप देखिए, तमाशा नहीं है कि इतनी आर्थिक विषमता। सर, लिटरेसी की ये डिफिनीशन वर्ल्ड लेवल की है, ये आपके इंडिया की लिटरेसी की डिफिनीशन नहीं है सर। ये लिटरेसी की है। और कोई भी व्यक्ति दवा की शीशी पर लिखे हुए निर्देशों को पढ़ करके समझ के साथ उसको यूज कर सकता है, तो उसको हम कार्यशील साक्षरता कहते हैं। ये हमारी वर्ल्ड लेवल की डेफिनेशन है, ये यूएनडीपी की डेफिनेशन है। जी, आप भूपेंद्र जी, ऐसा है कि दवा के दुकान पर जो आप जाइए, कितने लोग उसको पढ़ते हैं और कितने लोग जो है उसको समझते हैं। यही वजह है कि हजारों करोड़ रुपया की भारत में हर साल जो एक्सपायरी दवाएं सर, ये आप क्या कर सकते हो? ये इस डिफिनेशन में आप क्या कर सकते हैं? वही मैं कह रहा हूं ना, डेफिनेशन चलिए अपनी जगह पर है, लेकिन जो हो रहा है, जो हालात है, उस पर चर्चा हो रही है। देश को गुमराह करने का यह तरीका बन चुका है कि भारत के लोग जो है इतने लिटरेट हो गए हैं, दवा के दुकान पे पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ पाते और किस तरह से लूटा जा रहा है, किस तरह से छिपा नहीं है। खैर, मैं उस मुद्दे पर नहीं जा रहा हूं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। देखिए, इससे निपटने के 2 ही 3 उपाय हैं। एक तो सरकार जो है सार्वजनिक व्यय बढ़ाए, और दूसरा जो है निजी निवेश को बढ़ावा दे। सार्वजनिक व्यय जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाए, जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ाए, सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ाए। अगर इन क्षेत्रों में अगर सरकार जो है सार्वजनिक व्यय बढ़ाती है तो निसंदेह है जो लोगों को रोजगार मिलेगा और स्वास्थ्य
सुधरेगी। आज भी आप जाइए देखिए सरकारी हॉस्पिटल में किस तरह लाइन लगी हुई है और किस तरह से वहां लोग वापस होते हैं और किस तरह की दवाएं और घपला घोटाला होता है। इसी उत्तर प्रदेश में क्या क्या नहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में हुआ, किस तरह तबादला उद्योग चला, क्या किसी से छिपा हुआ है। खैर ये सब दूसरे मुद्दे हैं। दूसरी चीज देखिए इतना भारत कितना जागरूक हो गया है, इसका एक नजरिया देखिए कि 60 लाख लोग हर साल पॉल्यूशन से मरते हैं, 14 लाख लोग सड़क दुर्घटना में मर रहे हैं। पूरे विश्व में सबसे अधिक संक्रामक रोगों से भारत के लोग ग्रसित है। विश्व में सर्वाधिक भ्रष्टाचार में भारत है। ये किस तरह की योजनाएं तो चलाई सर जा रही इसके है? बावजूद भी आपका जीवन प्रत्याशा कैसे बढ़ रहा है फिर? क्या जीवन प्रत्याशा बढ़ रहा है? 69 वर्ष है जीवन प्रत्याशा है। अरे सर और देखिए, आप एवरेज जीवन औसत- प्रत्याशा भी एवरेज ही होता है। जो 64.3 हुआ करता था वो 69.7 कैसे हो गया? आप रवांडा के नजदीक है, आप नाइजीरिया के नजदीक है, फिर भी आपको जीवन प्रत्याशा पर खुश अरे पानी है तो लीजिए अच्छी सर, बात है। आप रवांडा और नाइजीरिया कहां हमसे एकदम बिल्कुल नीचे की बात कर रहे हैं? इतनी उनकी जीवन प्रत्याशा नहीं। इंडेक्स उठाइए नार्वे साहब। आप 2020 का अरे लाइफ एक्सपेक्टेंसी नार्वे का देख लीजिए 82.38 है, आयरलैंड का 83 है। सर आप अमेरिका का ले लीजिए ना, अमेरिका 15वें स्थान पर है। भूपेंद्र जी कुल मिलाकर आप कह रहे हैं अच्छी स्थिति में है। भूपेंद्र जी आप कह रहे हैं कुल मिलाकर अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत बुरी स्थिति में हैं। नहीं तो हम ये कह रहे हैं कि सुधार नहीं, हुआ है। नहीं, इससे ज्यादा बुरी स्थिति क्या होगी सर? सुनिए ना, इससे ज्यादा बुरी स्थिति क्या होगी? हैप्पीनेस इंडेक्स में हम लोग 144 पे आते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स 156 में। अरे हैप्पीनेस इंडेक्स डायमेंशन ही अलग होता है। नहीं, मैं तमाम तरह की का चीजों का जिक्र कर रहा हूं। अलग है। नहीं, मैं उसमें तमाम से तरह एक की भी डायमेंशन। अच्छा ठीक है, आप अगर जिस सूचकांक का जिक्र कर रहे हैं, मानव विकास सूचकांक का जिक्र कर रहे हैं, उसमें भी हम 131वें नंबर पर आते हैं। स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं का इसमें जिक्र होता है, स्वास्थ्य का, शिक्षा का जिक्र होता है, उसमें हम क्यों नहीं इन 5 सालों में, क्योंकि सरकार चेंज हुई, नए विजन के साथ आए थे, एक चीज क्यों नहीं कुछ ऐसा चेंजेस हो हम पाए? बिल्कुल आपसे बिल्कुल सहमत हैं कि हाँ शिक्षा में सुधार करने की गुंजाइश पूरी है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिए कि आपका फिजिकल डेफिसिट भी घटेगा फिर बढ़ेगा। दूसरी चीज स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ना चाहिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा फिजिकल डेफिसिट फिर बढ़ेगा आपका, वो भी कंट्रोल करना आपको जरूरी है। तो कितना आप किस मत पे, रक्षा पर आप कितना खर्च करेंगे, पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना लाएंगे, यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर रक्षा पर बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, शिक्षा पर कम कर रहे हैं, तो ये सुधार की गुंजाइश है। गुंजाइश है, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि गुंजाइश है, लेकिन एकदम से निगेटिव पिक्चर नहीं है। जो सूचकांक कह रहा है वो एकदम निगेटिव नहीं है। अच्छा अजय, मैं अगर बात करूं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को लेकर, अगर बात करूं तो एक नेता पे अगर पूरे देश के जितने सांसद हैं, विधायक, उन सबका अगर मैं जिक्र करूं तो 1 मिनट में करोड़ों रुपए खर्च होता है उनके ऊपर। लेकिन जब हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उस पर अगर खर्च कर देंगे हम, तो हमको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम 6% का टारगेट लेकर चलते हैं, 3% ही खर्च करते हैं, लेकिन सांसदों और विधायकों के ऊपर जितना खर्च करना चाहिए उससे लिमिट ज्यादा बढ़ाकर करते हैं। तो ये इच्छा शक्ति दिखाता है ना कि हम असल में क्या तस्वीर बदलना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। मैं राजनीतिक तौर पर इसलिए चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि इस देश के अंदर राजनीति बहुत बड़ी पैठ रखती है, अपनी हर चीज में इंटरफेरेंस है उसका। अजय देखिए, दर्शकों को मैं बहुत ही सीधी लैंग्वेज में एक चीज बताना चाहता हूं कि एनसीआरबी के जब हर साल आंकड़े आते हैं तो एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि कितने प्रतिशत कहां क्या क्या अपराध हुए हैं, उनके आंकड़े। लेकिन अगर सच के आंकड़े सामने आ जाएं, अगर सच में एफआईआर थाने पे दर्ज होने लगे, अगर मामले दर्ज होने लगे, तो एनसीआरबी के आंकड़े बहुत ज्यादा चौंकाने वाले आएंगे और शायद लगभग दुगने आंकड़े आए, जो अपराध होते हैं उनसे दुगने। भाई यही चीज जो इसके जो आंकड़े आए हैं सामने मानव विकास सूचकांक के, वो भी यही है कि अगर हम लोग सच में देखने लगे स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे यहाँ क्या है, शिक्षा की सुविधा क्या है, तो हम लोग शायद आज 131वें नंबर पर, शायद अगर सच के आंकड़े सामने आ जाए तो हम लोग जो है और 189 देशों में सबसे लास्ट में 10-20 नंबर पर होंगे। तो आपको बताएं कि देखिए, जो मानक हमारे यहाँ तय किए गए वही गलत है, अब बदलने की जरूरत है। हम अगर चीन से मुकाबला करना चाहते हैं तो हम देखें वहां भी जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन क्या असलियत है। हमारे यहाँ मिड डे मील की बात होती है तो देखिए किस तरह का मिड डे मील में भ्रष्टाचार होता है। जय तिलक जी ने कहा था कि निजी निवेश बढ़ाना होगा, बहुत सी बाहर की कंपनियां जो निवेश चाहती हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या चीजें हैं कि भ्रष्टाचार बहुत है, छोटे से बड़े स्तर तक भ्रष्टाचार है। हम लोग साक्षरता की बात करते हैं, अभी भूपेंद्र जी ने बताया कि हम लोग साक्षरता की बात करते हैं,
हैं। वर्ल्ड का जो है ये मानक है कि कोई अगर अपने मातृभाषा में लिख पढ़ लेता है, अपना हस्ताक्षर कर लेता है, उसको पढ़ लेता है, वो साक्षर है। दवा की शीशी पढ़ लेता है। मैं आपको बताऊं, बैंक में जाता हूं तो बैंक बहुत से लोग अपना टूटा फूटा हस्ताक्षर कर लेते हैं और हस्ताक्षर अपना पढ़ भी लेते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है, लेकिन अभी बैंक का फॉर्म भरने को आ जाता है, भले ही हिंदी भाषा में, उनकी मातृभाषा में, वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो साक्षरता का पैमाना हमारा क्या है? क्या वाकई हम लोग साक्षर हो गए हैं? क्या वाकई स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी हो कि जहां पीएचसी सीएचसी कुछ भी बना लिया जाए, लेकिन चिकित्सा की सुविधाएं क्या? अभी देखिए, योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि जो डॉक्टर्स हैं वो अपना जो है 10 साल तक जो है सेवा अस्पतालों में सरकारी सेवा जरूर देंगे, बीच में छोड़ नहीं सकते हैं। सरकार को भी ये चीज मालूम है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं बहुत ही जो है वो टूटी फूटी स्तर की हैं, उनमें बड़ा अजय, हमारे पास समय की भी कमी है। अजय, एक चीज मैं जो मुख्य मान रहा हूं, बड़ी जनसंख्या क्या एक बहुत बड़ी दिक्कत है, छोटा सा कमेंट करिएगा। देखिए, बड़ी जनसंख्या जो है दिक्कत मान सकते हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी देश चीन, वहां भी बहुत बड़ी संख्या। देखिए, हमें क्या करना है, हमें इच्छा शक्ति अपनी डेवलप करनी है। हमें जो आधारभूत सुविधाएं, चीन की डेमोक्रेसी यहाँ नहीं है ना, जो डेमोक्रेसी यहाँ पे वो चीन में नहीं है ना। देखिए, हमारे पास जो लोकतंत्र है ना, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लोकतंत्र में हर आदमी को बड़ा बनने का अधिकार है। मैं भी देखता हूं, मैं भी चाहता हूं बड़ा बने, किसान भी चाहता है वो भी बड़ा बने। तो ये तो खूबसूरती है देश की। लेकिन सरकारें जो आती हैं, आप 1980 से देख लीजिए, अभी तो बीजेपी की सरकार है, उससे पहले यूपीए था, आज एनडीए, उससे कोई मतलब नहीं। इच्छा शक्ति सरकारों क्या होती है? देखिए, जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक जनसंख्या, देखिए, सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी चीज क्या है? प्राइमरी चीज सरकारों की इच्छा शक्ति है, वो किस तरह से योजनाओं को लागू करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। भूपेंद्र जी, अरविंद जी, अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए हमारे साथ इस डिबेट में। तो 189 देशों में 131वें स्थान पर हैं। पहले हम 129वें स्थान पे थे। 19 से 20 का फर्क हुआ है, लेकिन फर्क है। हम कहां पर खड़े हैं बाकी देशों की अपेक्षा? हमको विश्वगुरु बनना है, इस उद्देश्य को हमको भूलना नहीं है। और ऐसे में 131 हो, 129 हो, यह भी बहुत बड़ी दिक्कत है। ऐसे में इसमें कैसे सुधार होगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती भी एक तरह से है। फिलहाल के लिए मुद्दे की बात में इतना ही। नमस्कार।